Assalamualaikum friends, I hope you are doing well. Today our lecture is DNA replication. इसको स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा, जहाँ से हर्शी एंड चांस एक्सपेरिमेंट पे था, और उससे प्रीवियस जो हमारा ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था, क्रोमोसोम एंड DNA वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है. ये इसका थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम DNA रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे. फेडरल्स है, ठीक है. फेडरल से रीड करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को जो है इजीली जो है उसे रीड आउट करें, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. DNA replication, the process of self synthesis of DNA molecule is called DNA replication. ठीक है, जो सेल्फ सिंथेसिस होती है ना DNA की, उसे DNA रेप्लिकेशन कहते हैं. ठीक है, मतलब DNA जो है अपनी सेल्फ सिंथेसिस करता है, अपने DNA मॉलिक्यूल की सेल्फ सिंथेसिस करता है, उसे हम DNA रेप्लिकेशन कहते हैं. ठीक है, दिस प्रोसेस अकर ओनली ऑन एस फेज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल. ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो होता है ये सिर्फ कहाँ पे होता है, जिससे सेल्फ सिंथेसिस है DNA मॉलिक्यूल की, जिसे हम DNA रेप्लिकेशन कहते हैं. तो ये कहाँ पे होता है, ये जो है एस फेज़ में होता है. जो लाइफ साइकिल होती है ना सेल की लाइफ साइकिल में जो है वो दो स्टेज होते हैं. एक होता है इंटरफेज और सेकंड होता है एम फेज़ या माइटोटिक फेज़ जिसे कहते हैं. ठीक है, इंटरफेज जो है उसमें 3 स्टेज होते हैं, G1, एस फेज़ और G2 फेज़. ठीक है, इंटरफेस को मिसलीडिंग की होती है, मतलब मिसलीडिंग के तौर पर उसे कहा जाता है कि वो एक रेस्टिंग फेज़ है, जो कि एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, उसे नेम जो दिया गया है उस बेस पे. ये जो है इंटरफेस है, ये यहाँ पे जो है एस फेज़ जो है, यहाँ पे DNA की रेप्लिकेशन होती है. तो इसको आप लोग की, मुझे उम्मीद है कि आप लोग के हाथ में हाइलाइटर होगा और आप इसको हाईलाइट कर दें एस फेज़ को, कि DNA रेप्लिकेशन इसको हाईलाइट करें, सेल्फ सिंथेसिस ऑफ DNA मॉलिक्यूल, और इसको हाईलाइट करें अकर्स ओनली ऑन इन एस फेज़. ठीक है, इसको हाईलाइट करें. हाईलाइट कर लिया होगा उम्मीद है आप लोगों ने. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि पहले तो DNA रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, सेल्फ सिंथेसिस ऑफ DNA मॉलिक्यूल को DNA रेप्लिकेशन कहते हैं. और ये कहाँ पे होती है, ये एस फेज़ में होती है. और एस फेज़ क्या फेज़ है, इंटरफेस का सेकंड फेज़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और द मॉलिक्यूल ऑफ DNA विच इज़ रेप्लिकेटेड इज़ कॉल्ड, जो मॉलिक्यूल है DNA का वो जो है रेप्लिकेट होता है. ठीक है, इट्स कॉल्ड पेरेंट DNA. यानी वो जो DNA के मॉलिक्यूल है जो रेप्लिकेट होते हैं, वो किससे, मतलब कहाँ से होते हैं रेप्लिकेट, पेरेंट DNA से. उनका एक पेरेंट DNA होता है, उससे जो है वो रेप्लिकेशन उनकी स्टार्ट होती है, 1 से 2 इस तरह से. ठीक है, 2 होते हैं जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं. DNA का स्ट्रक्चर जो है वाटसन और क्रिक ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था. ठीक है, लेकिन इसकी रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, क्या प्रोसेस होता है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे. देन वाइल द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन द प्रोसेस आर कॉल्ड डॉटर DNA. यानी जो मॉलिक्यूल ऑफ DNA होगा जो कि डबल हेलिक्स होता है, उसे पेरेंट DNA कहते हैं. लेकिन अगर उसी पेरेंट DNA से DNA रेप्लिकेशन हो रही है, मीन्स सेल्फ सिंथेसिस ऑफ DNA हो रही है, तो उससे जो DNA बनेगा उसे हम डॉटर DNA कहेंगे. ठीक है, अब पेरेंट DNA मॉलिक्यूल आफ्टर रेप्लिकेशन गिव्स राइज टू 2 डॉटर DNA मॉलिक्यूल. वो कह रहे हैं कि जो पेरेंट DNA मॉलिक्यूल होता है आफ्टर रेप्लिकेशन वो 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन करता है. अच्छा, अब जो है इस DNA रेप्लिकेशन के कुछ मॉडल्स हैं, मॉडल्स ऑफ DNA रेप्लिकेशंस. हाउ डुप्लेक्स DNA कैन रेप्लिकेट, कि किस तरह से जो डुप्लेक्स DNA है वो किस तरह से रेप्लिकेट करता है. ठीक है, साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर. साइंटिस्ट जो है वो कोशिश कर रहे थे फाइंड करने की, आंसर को फाइंड करने की, टू दिस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ DNA स्ट्रक्चर. यानी जो DNA स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने डिफ़ाइन किया, उसके बाद जो है साइंटिस्ट कोशिश करने लगे कि आखिर ये DNA रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, ये डुप्लेक्स DNA का ये किस तरह से रेप्लिकेट करता है. ठीक है, फिर इस पे जो है इनकी जो है ऑब्जर्वेशंस स्टार्ट हुई. ठीक है, ओवरऑल 3 डिफरेंट मॉडल्स, और फिर इस तरह से क्या हुआ कि 3 डिफरेंट किस्म के मॉडल जो है वो एक्सप्लेन किए द रेप्लिकेशन. यानी एक्सप्लेन करने को, रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोसेस वेयर प्रेजेंटेड, जो कि प्रेजेंट किए गए. वो 3 मॉडल कौन कौन से थे, फर्स्ट था सेमी कंजर्वेटिव, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, और एक कंजर्वेटिव, और थर्ड वन जो है डिस्पर्सिव मॉडल. स्टार्ट करते हैं
फर्स्ट जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था। अच्छा, इसमें क्या था कि मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू जो है वो बता देती हूँ ताकि रीडिंग करने में आसानी हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यानी इस मॉडल के मुताबिक द टू पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट। देखें ये लिखा हुआ है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ये जो है ये देखें ये दो स्ट्रैंड है जिसे हम डुप्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, दो स्ट्रैंड है, एक डीएनए का मॉलिक्यूल दो स्ट्रैंड है। ठीक है, तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का। अब ये कह रहे हैं कि जो ये क्या है, एक पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल को हम टेम्पलेट डीएनए भी कहते हैं। तो कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि ये टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट डीएनए क्या होता है। तो पेरेंटल डीएनए को टेम्पलेट भी कहा जाता है। ये यहाँ पे नहीं लिखा तो आप लोग मैं जो है लिख लें यहाँ पे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द टू पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब ये एक पेरेंटल है, टेम्पलेट है, इससे आगे जो है डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होने जिसे हम डॉटर डीएनए कहेंगे। ठीक है, सो ये एक पेरेंटल है जिसे हम टेम्पलेट डीएनए भी कह सकते हैं। अब इसके जो दो स्ट्रैंड है ना ये सेपरेट होंगे। देखें लिखा हुआ है डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। देखें स्टेप सेपरेट किस तरह से होगा, ये दोनों जो है पिंक कलर का है, एक पिंक कलर का यहाँ आ गया और दूसरा पिंक कलर का यहाँ आ गया, सेपरेट हो गए ना, आपको दिख गए कि सेपरेट हो गए। एंड ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड्स देन सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। अब क्या हुआ, ये जो दो स्ट्रैंड है ना ये एज अ टेम्पलेट काम करते हैं किसकी सिंथेसिस के लिए, न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए। देखें ये पेरेंटल डीएनए के दो स्ट्रैंड सेपरेट हुए, एक यहाँ आया एक यहाँ आया, और जो है इससे ही एक नया स्ट्रैंड बना। ये जो ब्लू कलर का है ये नया स्ट्रैंड बना है। इस तरह से इस पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड से ये न्यू स्ट्रैंड बना है ब्लू कलर का। ठीक है, सो दिस रिजल्ट इज टू डीएनए डबल हेलिक्स। इस तरह से ये दो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म हो गए। ठीक है, बोथ ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंटल एंड वन न्यू स्ट्रैंड। और ये दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये जो है एक पेरेंटल है या टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड है और दूसरा जो है न्यू फॉर्म हुआ है दोनों में। तो इसे हम कहते हैं ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है कि पेरेंटल या टेम्पलेट डीएनए से जिसके दो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाते हैं और एक जो है न्यू बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। और सेकंड में क्या होता है कि अब अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, अगर हम पहले तो ये इनका पेरेंटल या टेम्पलेट था और इससे ये दो डॉटर डीएनए फॉर्म हुए। अगर हम इसको जो है पेरेंटल या टेम्पलेट डीएनए कंसिडर करेंगे तो फिर क्या होगा, आप बताएं क्या होगा। ये दोनों स्ट्रैंड पहले तो सेपरेट आउट होंगे। ठीक है, ये वाला ब्लू इधर आ गया और इसका ये पिंक इधर आ गया। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव में यही होता है ना कि दो स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, पहले ये ब्लू इधर ये पिंक इधर, ये ब्लू और पिंक था ना तो दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ कि इसमें जो है एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ पे जो है ये पिंक न्यू स्ट्रैंड बन गया और यहाँ पे जो ब्लू था ना वो उसी की तरह ब्लू बना। ठीक है, मतलब सेम ही बना पेरेंटल के। आफ्टर सेकेंड रेप्लिकेशन साइकिल, ये फर्स्ट थी रेप्लिकेशन साइकिल और ये सेकेंड रेप्लिकेशन साइकिल है। इस तरह से ये जो है इसके साथ भी यही हुआ कि जो पेरेंटल था ना इसमें जो पेरेंटल स्ट्रैंड था, पेरेंटल स्ट्रैंड इसमें से कौन सा है, ये ब्लू है या पिंक है, पिंक वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है ना, तो पिंक वाला पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये जो इससे अलग हुआ है तो इसने दूसरा न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है फॉर्म किया जिसे डॉटर डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, सो ये बना है। अब ये जो है इस पेरेंटल से टेम्पलेट से मिल रहा है और जो दूसरा है वो बिल्कुल न्यू है क्योंकि एक तो उसमें न्यू स्ट्रैंड था जो पहले में बना था और उसी के बिल्कुल एग्जैक्ट दूसरा भी बन गया। ठीक है, सो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और अब जो है कंजर्वेटिव मॉडल क्या है, दिस मॉडल state that after replication कि after replication has occur one daughter molecule contain both parental DNA strand, यानी कि एक डॉटर जो मॉलिक्यूल होगा ना वो दोनों पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड जो है वो कंटेन करेगा। जैसे कि ये पेरेंटल है, ठीक है, ये टेम्पलेट है। अब इससे जब क्या हुआ,
इससे जब दो डॉटर डीएनए बनेंगे ना, एक बिल्कुल उसका हमशक्ल होगा, बिल्कुल पिंक पिंक, और दूसरा जो है बिल्कुल न्यू बन जाएगा। तो कंजर्वेटिव में ये होता है कि आफ्टर रेप्लिकेशन हैज़ अकर वन डॉटर मॉलिक्यूल कंटेन बोथ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, कि एक जो डॉटर मॉलिक्यूल है वो दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड कंटेन कर रहा है। देखिए पिंक पिंक है ना, यही है। एंड द अदर डॉटर मॉलिक्यूल, और जो दूसरा डॉटर मॉलिक्यूल है, कंटेन डीएनए स्ट्रैंड ऑफ ऑल न्यूली सिंथेसिस मटेरियल, और जो दूसरा डीएनए वो है डॉटर डीएनए है, वो दोनों स्ट्रैंड न्यू ही फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव में ये होता है। इसमें क्या था, सेमी कंजर्वेटिव में एक नया था तो एक ओल्ड था, एक ओल्ड एक न्यू। और कंजर्वेटिव में क्या है कि एक पूरा डॉटर डीएनए सेम है पेरेंटल के और दूसरा पूरा न्यू है। ठीक है, ये कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव में डिफरेंट बता रही हूँ। सो ये, और उसके बाद इसमें भी यही होगा कि ये न्यू है तो इससे न्यू ही फॉर्म होंगे, जिस तरह से इसमें ब्लू से ब्लू ही फॉर्म हुआ था। ठीक है, इस तरह से पिंक होगा, और जिस तरह से इस पिंक से जो है एक पूरा जो है पेरेंटल डीएनए मतलब ओल्ड की तरह था। ठीक है, डॉटर डीएनए बिल्कुल सेम था और एक न्यूली वो बना था। इस तरह से इससे भी यही होगा। तो ये कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव में डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बताया। एंड थर्ड वन जो है डिस्पर्सिव मॉडल। दिस मॉडल एक्सप्लेन, ये मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है डेट ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल, जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल या टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल वो क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड। किस में, न्यूक्लियोटाइड में ये जो है डिस्पर्स हो जाता है, अब न्यूक्लियोटाइड में डिस्पर्स हो जाता है। देन दीज न्यूक्लियोटाइड कंबाइन टुगेदर विद न्यू न्यूक्लियोटाइड, और फिर जो डिस्पर्स होता है ना छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड में, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो जाके लग जाते हैं न्यू न्यूक्लियोटाइड के साथ, जो कि फॉर्म करते हैं न्यू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल कि न्यू डॉटर डीएनए था, ठीक है, पूरा ब्लू था, ये भी पूरा ब्लू था, लेकिन इस पेरेंटल और टेम्पलेट डीएनए के न्यूक्लियोटाइड टूटे और वो जगह जगह से अटैच हो गए। देखें थोड़ा थोड़ा पिंक आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इसके न्यूक्लियोटाइड जो है पेरेंटल या टेम्पलेट डीएनए के डॉटर डीएनए के साथ जगह जगह पर अटैच हो गए। देखें थोड़ा थोड़ा पिंक लग रहा है, तो इसे कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। ठीक है, और इस तरह से इससे बिल्कुल सेम बनेंगे, ये बिल्कुल सेम आगे बनेंगे। ये फर्स्ट थी रेप्लिकेशन साइकिल, ये सेकंड है। सो डिस्पर्सिव मॉडल ये तो अलग है, इन दोनों में जो डिफरेंस था मैंने बता दिया है, तीनों ही अलग है। और जो हम इस डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद है कि आपको ये मॉडल समझ आ गए होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से डायग्राम से समझा देती हूँ। मैंने आपको साथ में रीडिंग भी करवा दी और साथ में ऊपर जो हाईलाइट करना था वो भी मैंने आपको बता दिया। इसमें उससे आपको ये याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये कहाँ पे होती है, ये एस फेज़ में होती है। एस फेज़ किसका फेज़ है, ये इंटरफेस का फेज़ है। और कौन सा फेज़ है, सेकेंड फेज़ है। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। सो काइंडली ये एमसीक्यूज पॉइंट जो है वो लिख लें, या मैं आपको यहाँ पे जो है लिखवा देती हूँ पेज पे। देखें फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि इंटरफेस का एस फेज़ जो है, इसके इंटरफेस के 3 फेज़ होते हैं। एक होता है G1 फेज़, और सेकंड होता है एस फेज़, और थर्ड होता है G2 फेज़। ये 3 फेज़ होते हैं। ठीक है, इंटरफेस के। ठीक है, इस इंटरफेस को मिसलीडिंग, जो कि मैं कहती हूँ कि एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, कि वो इसे कहते हैं कि ये रेस्टिंग फेज़ है। ठीक है, सो याद रख लें एमसीक्यूज़ के तौर पर कि इसे रेस्टिंग फेज़ भी कहा जाता है, लेकिन ये एक मिसलीडिंग नेम दिया जा रहा है इसे, क्योंकि ये रेस्टिंग फेज़ नहीं होता, इसमें प्रिपरेशन हो रही होती है। जैसे यहाँ पे एस फेज़ में जो है डीएनए डुप्लेक्स हो जाता है, डीएनए प्रिपेयर होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस फेज़ में क्या होती है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। एक्चुअली मेरे ग्लव्स हैं और मुझसे सही से लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, मुझसे बिल्कुल भी सही नहीं लिखा जा रहा, और इस वजह से ठीक है, तो थोड़ी राइटिंग भी मेरी सही नहीं है, लेकिन ग्लव्स में तो बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता। सो ये आपको पता होना चाहिए कि एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, और इंटरफेस का ये सेकंड फेज़ है। ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और
ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मैं एक दफ़ा फिर मॉडल्स को थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ, थोड़ा सा समझा देती हूँ, कि मुझे पता है कि बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, कंजर्वेटिव में और सेमी कंजर्वेटिव में। लेकिन जबकि मैंने सेमी कंजर्वेटिव को समझाने के बाद जो है ना, मैंने कंजर्वेटिव जब मैं समझा रही थी तो मैं साथ में डिफरेंस भी बता रही थी, ताकि बच्चों की जो मतलब जहाँ पे उनको कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। ठीक है। और डिस्पर्सिव का भी मैंने समझा दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ, और ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये मॉडल्स। अच्छा, इस डीएनए से मुझे याद आया, एक दफ़ा कॉलेज में मैंने पूरा दिन बंक किया था, और फिर एंड में मैं एक क्लास में गई और वहाँ पे मेरी फ्रेंड थी, कि यार तुम सुबह से कहाँ थी। मैंने कहा यार ये कोचिंग का टेस्ट था यार, छोड़, मैंने बंक किया था। और मैंने जैसे बोर्ड पे देखा ना, वहाँ पे ये डीएनए लिखा था, और मैं एकदम से चौंक उठी। मैं समझी किसी ने मिस ने शायद मेरा नाम लिख दिया। मैंने कहा मेरा नाम लिखा है यहाँ पे, मैं इसके पूछ रही थी मेरा। और फिर मैंने जब उसे सही देखा तो वो डीएनए लिखा था। फिर मैंने जो हंसी हो, और मेरी फ्रेंड्स है ना, ये बिल्कुल इसमें अगर मैं आई लगा दूँ ना, डी के बाद आई लगा दूँ तो ये दीना हो जाएगा। तो फिर मैंने बाद में सोचा यार ये डीएनए लिखा हुआ है, नॉट दीना। सो काफ़ी वो अच्छे दिन थे जो गुजर गए। सो अच्छा, मैं इसको ज़रा मॉडल्स को ना दफ़ा बता देती हूँ डायग्राम के थ्रू। देखें, सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव में आप लोग बहुत जो है कंफ्यूज रहते हैं। देखें, ये पेरेंटल था। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है कि पेरेंटल डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है। देखिए पिंक है ना, दोनों पिंक कलर है, तो एक पिंक कलर यहाँ आ गया, एक पिंक कलर यहाँ आ गया। यहाँ तक तो समझ आ रहा है ना। और इसके साथ एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन गया। ठीक है। ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड कौन सा बना है, ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर वाला। ठीक है। पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो पिंक कलर के थे, जो कि सेपरेट आउट हुए और एक न्यू बन गया। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ कि ये वाला जो है, अब ये तो हमारी फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल थी। ठीक है। फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में ये हुआ कि पेरेंटल सेल जो कि दोनों पिंक स्ट्रैंड थे, एक पिंक स्ट्रैंड यहाँ गया, एक पिंक स्ट्रैंड यहाँ गया, उसके साथ एक न्यू स्ट्रैंड नया बन गया। ठीक है। और इस तरह से ये 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है। और उन 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में क्या है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरा न्यू स्ट्रैंड है, दोनों में। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल थी। इस तरह से सेकेंड रेप्लिकेशन साइकिल में क्या हुआ कि इस तरह से सेकेंड रेप्लिकेशन साइकिल में हम इसको पेरेंटल और टेम्पलेट डीएनए कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब ये पेरेंटल है और इससे डॉटर डीएनए बनने। इस तरह से ये पेरेंटल है और इससे डॉटर डीएनए बनने, या टेम्पलेट है या पेरेंटल है की बात है। ठीक है। इस तरह से ये इन दोनों के लिए डॉटर थे और ये पेरेंटल था। ठीक है। इससे तो मैंने समझा दिया। अब सेकेंड रेप्लिकेशन साइकिल में ये पेरेंटल है या ये टेम्पलेट है और ये इससे डॉटर डीएनए बनने। तो अब क्या होगा, इसके भी 2 स्ट्रैंड है, एक ब्लू एक पिंक है, ब्लू यहाँ आ गया, पिंक यहाँ आ गया, यही है ना। इस तरह से ये पेरेंटल और टेम्पलेट है, तो इसका भी एक स्ट्रैंड ब्लू यहाँ आ गया, पिंक यहाँ आ गया और ब्लू यहाँ आ गया। ठीक है। अब क्या हुआ, इसके साथ इस पिंक के साथ नया ब्लू बन गया, इस तरह से इस पिंक के साथ नया ब्लू बन गया, और ये जो ब्लू इसका यहाँ आया था उसके साथ उसी की तरह ब्लू नया बना है। ठीक है। और इस तरह से इसका जो ब्लू यहाँ आएगा उसके साथ उसी की तरह ब्लू नया बना है। ठीक है। सो ये इनमें इस डीएनए, इस डॉटर डीएनए में दोनों न्यू स्ट्रैंड है, उस तरह से इस डॉटर डीएनए में दोनों न्यू स्ट्रैंड है, और इसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यू है। इसमें एक पेरेंटल और न्यू है, मतलब इसके लिहाज से, जबकि इसके लिहाज से बिल्कुल पेरेंटल जैसा है। ठीक है। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में एक पेरेंटल और एक न्यू है। सेकंड में क्या है कि एक जो है पूरा पेरेंटल की तरह है और दूसरा न्यू है। ये कह लें एक पूरा पेरेंटल की तरह है ना, ब्लू और पिंक, और एक बिल्कुल न्यू है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव है। जबकि कंजर्वेटिव में देख लें, ये टेम्पलेट था या पेरेंटल था, ये पूरा न्यू है और ये पूरा पेरेंट की तरह है। ठीक है। जिस तरह से इसकी सेकंड रेप्लिकेशन साइकिल है ना, इस तरह से इसकी फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल है। इसकी सेकंड में ये था ना कि एक पूरा पेरेंट की तरह था, दूसरा न्यू था। इस तरह से इसमें फर्स्ट में आ रहा है कि एक पूरा पेरेंट की तरह है पिंक और एक न्यू बन रहा है। इस तरह से इसकी सेकंड में देखें, सेकंड में जब न्यू है, सेकंड में जो है वो क्या है कि जो न्यू है उससे दोनों न्यू बन रहे हैं, और जो दूसरा जो पेरेंटल की तरह था बिल्कुल, उससे एक पेरेंटल बन रहा है और एक न्यू बन रहा है। तो ये कंजर्वेटिव में
जो है कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव में ये डिफरेंस है। तो काइंडली इसको याद रखेगा। मैंने बहुत टाइम लगा के आपको समझाया है ताकि आपके जो ये कन्फ्यूजन होती है ना जहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद एज अ स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अभी भी हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। सो मैं खुद इन सब से गुजर चुकी हूँ और होती है कन्फ्यूजन यार, बस क्लियर करना चाहिए, खुद में ना दबा के नहीं रखना चाहिए उन्हें पूरी ज़िंदगी, फिर हम दबे ही रहते हैं ठीक है। सो आगे जो है ये हमारा डिस्पर्सिव मॉडल तो काफ़ी यार मैंने अच्छा समझाया था और ये भी मैंने अच्छा ही समझाया, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होती है आपको। इसमें मैंने ये कहा था कि भाई ये पेरेंटल डीएनए है या पेरेंटल या टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल स्ट्रैंड है। इसका क्या हुआ कि इससे जो है ये डिस्पर्सिव मॉडल है, डिस्पर्स हो जाते हैं। ये जो पेरेंटल और डीएनए स्ट्रैंड है ये न्यूक्लियोटाइड से बना है ना डीएनए मॉलिक्यूल, ये न्यूक्लियोटाइड डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, डिस्पर्स हो जाते हैं। और वो ये फॉर एग्जाम्पल ये दोनों ब्लू थे और इस पर आके अटैच हो जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं। इसके पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड जो है, पेरेंटल डीएनए वो टूट कर न्यूक्लियोटाइड में तब्दील हो जाता है। वो न्यूक्लियोटाइड जो है जो न्यू बने होते हैं ना उस पर लग जाते हैं। देखें ये पिंक कलर मतलब ये पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आके अटैच हो गए हैं इस तरह से। ये देखें मतलब ये आधा ब्लू है, आधा न्यू है और आधा पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। डिस्पर्सिव मॉडल में ये होता है, आधा ब्लू है और आधा पिंक है, मीन इसमें आधे पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड है और आधे न्यू न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। इस तरह से इसके सेकंड में भी यही है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे ये तीनों मॉडल। अगर समझ आ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ मैंने जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे नहीं थी वो बता दी है कि एस फेज सेकेंड फेज़ होता है और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है और किसका फेज़ है, इंटरफेज़ का है। और ये सारे मॉडल में बहुत डिटेल में समझा है। अगर आपको ये समझ आए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा और अपने फ्रेंड के साथ डिफरेंट पेजेस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। FB, इंस्टाग्राम, XYZ जो भी आपके पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, उस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपना FB पेज जल्द बनाऊँगी और आप सबको इन्वाइट करूँगी उस पर। सो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मुझे शुरू से मैंने आप लोगों से एक ही चीज़ मांगी है, वो है आप लोग की दुआ, ठीक है। और मुझे बहुत पसंद है वो चीज़, और वो ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं मिल सकती कहीं और से, ठीक है, वो सिर्फ आप लोग ही मुझे दे सकते हैं। वो है आप लोग की दुआ, आप लोग की प्रेयर्स, ठीक है। सो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, अपना ख्याल रखेगा और हार्ड वर्किंग करें। देखें इस तरह का चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। लेक्चर जो मैं दे रही हूँ, होमवर्क में जो दे रही हूँ, ये जो मैंने फेडरल से आपको रीडिंग करवाई है, तो मैं हर वीडियो में ये अगर ना भी कहूँ तो आप लोग का होमवर्क है ये कि आप लोग अपनी सिन टेक्स्ट बुक, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सिन से हैं तो अपनी सिन टेक्स्ट बुक को पढ़ लें। फॉर एग्जांपल मैंने डीएनए रेप्लिकेशन का करवा दिया और ये आपको समझ आ गया, आपने फेडरल से रीड कर लिया, उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाएं, चाहे आप पंजाब के स्टूडेंट हैं, KPK के हैं, सिंध के हैं, अपनी टेक्स्ट बुक उठाएं और उसको फिर रीड करेंगे ना तो आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, क्योंकि मैं आपको फेडरल से पढ़ा चुकी हूँ, एक एक लाइन, एक एक वर्ड। सो आपको वहाँ पे मुश्किल नहीं होगी। फिर भी अगर मुश्किल होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछा करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ़ यू, अल्लाह हाफ़िज़।